सोचो एक पल के लिए, एक ऐसा बच्चा जो भारत के सबसे अमीर घर में पैदा होता है, जहां घर में इंपोर्टेड कार्स हैं, यूरोपियन कुक्स हैं, कपड़े लंदन से आते हैं और पिताजी का महीने का कमाना 10,000 रुपए से ज्यादा है। एक ऐसे टाइम में जब आम इंसान के लिए 10 रुपए भी ख्वाब होते थे। इस बच्चे के पास सब कुछ था, प्राइवेट ट्यूटर्स, इंग्लैंड की पढ़ाई, एक फ्यूचर जो पहले से लिखा हुआ लग रहा था, बाप की तरह एक लेजेंडरी लॉयर बनना। लेकिन यही बच्चा अपनी जिंदगी के पूरे 9 साल जेल की अंधेरी सीली कोठरियों में गुजार देता है। किसी जुर्म की सजा नहीं थी ये तो एक सपने की कीमत थी। यही आदमी आगे चलकर 16 साल तक 1 अरब लोगों का प्रधानमंत्री बना। विंस्टन चर्चिल ने उन्हें लाइट ऑफ एशिया तक कहा और अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने 1958 में खुद अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी, आप इस दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। और आज वही आदमी इंडिया का शायद सबसे ज्यादा डिबेटेड, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाम का है। कोई उसे मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहता है, कोई उसे देश की गलतियों का जिम्मेदार। तो आखिर कौन था सच में जवाहरलाल नेहरू जी? आज हम कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे, ना हम उन्हें हीरो बनाएंगे, ना ही विलन। आज हम एक इंसान की पूरी कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो अमीर घर की चमक धमक से शुरू होती है, जेल की काली कोठरियों से गुजरती है, पूरे देश की पीएम की कुर्सी तक पहुंचती है और खत्म होती है एक थके हुए, टूटे हुए इंसान की आखिरी सुबह पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेताजी सीरीज का एपिसोड 1। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक खास मोहल्ले में, एक ऐसी हवेली में जिसका नाम था आनंद भवन। और सच में वहां आनंद ही आनंद था। पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, अपने जमाने के सबसे कामयाब बैरिस्टर, जिनकी महीने की आमदनी 10,000 रुपए से भी ज्यादा थी। घर में एक यूरोपियन कल्चर जैसा रंग दिखाई देता था, जैसे इंपोर्टेड फर्नीचर, इंग्लिश स्पीकिंग सर्वेंट्स और एक ऐसी लाइफस्टाइल जो उस दौर के भारत में सिर्फ एक मुट्ठी भर लोगों को नसीब होती। और इन सब के बीच पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम रखा गया जवाहरलाल। जवाहरलाल का बचपन बेहद शेल्टर्ड था। ना ही दुनिया की कोई तकलीफ, कोई थकावट उसे छू सकती थी। घर पर ही प्राइवेट ट्यूटर्स आते थे पढ़ाने के लिए। उनमें से एक था आयरिश आदमी फर्डिनेंड टी ब्रुक्स, जिन्होंने छोटे जवाहरलाल को थियोसॉफी से पहली बार मिलाया। फिर एनी बेसेंट ने उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल भी कराया। कुछ साल बाद इस मूवमेंट ने उनका इंटरेस्ट उठ गया, लेकिन एक चीज जो इस सारी पढ़ाई में अंदर बैठ गई उनकी, वो थी बुद्धिस्ट और हिंदू स्क्रिप्चर्स की गहरी समझ। यही चीज आगे चलकर उनके मशहूर किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की नींव बनी। वो किताब जो उन्होंने जेल की कोठरियों में लिखी थी। जब जवाहर 13 साल के हुए तो उन्हें मोतीलाल ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। पहले हैरो स्कूल, वही स्कूल जहां इंग्लैंड के फ्यूचर लीडर्स, पॉलिटिशियंस और प्राइम मिनिस्टर्स पढ़ते थे। वहां उनका निकनेम पड़ गया जो। एकेडमिक मेरिट के लिए जीएम ट्रेविलियन की गैरिबाल्डी बुक्स इनाम में मिली। और उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते एक ख्याल पहली बार उनके मन में आया। गैरिबाल्डी ने इटली को आजाद कराया था, क्या मैं भारत के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकता? कोई बड़ी रिविलेशन नहीं थी, कोई आसमान से आवाज नहीं आई, बस एक सीधा साधा सवाल जो धीरे धीरे अंदर गहरी जड़ों में उतरता जा रहा था। 1907 में वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज पहुंचे, जहां से उन्होंने 1910 में नेचुरल साइंस में ऑनर्स डिग्री ली। इस दौरान उन्हें बर्नार्ड शॉ, एच.जी. वेल्स और जॉन मेन्यर्ड कीनीज के विचार पढ़े। और इन लोगों की सोच ने उनकी अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल समझ को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। फिर लंदन के इनर टेम्पल से लॉ की पढ़ाई की और 1912 में एक ट्रेंड बैरिस्टर की हैसियत से भारत लौटे। सब एक्सपेक्ट करते थे
कि अब ये लड़का बाप की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन कुछ तो अलग ही लिखा था। अगस्त 1912 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। सब ठीक ठाक था। पिताजी का नाम, एक अच्छा फ्यूचर, एक पक्की दिशा, लेकिन जवाहरलाल जी को खुद ही महसूस हो गया कि यह रास्ता उनका नहीं। उन्होंने बाद में खुले दिल से माना, मुझे वकालत से प्यार नहीं था। कोर्ट्स की बातें और लॉयर्स की महफिलें उन्हें थोड़ी बोरिंग लगती थी, लेकिन मन किसी और बहस में था, वो बहस जो देश की तकदीर बदल सके। ये सिर्फ एक चीज के थ्रू, यानी सिर्फ एक चीज, पॉलिटिक्स। कुछ ही महीनों में उन्होंने पटना में कांग्रेस का सेशन अटेंड किया, लेकिन वहां भी कुछ खास नहीं लगा। कांग्रेस उस वक्त मोस्टली मॉडरेट्स का मंच था। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग जो मानते थे कि ब्रिटिश राज से लड़ते नहीं, बात करके और सुधार करके बदलाव लाया जा सकता था। जवाहरलाल को यह सब अपर क्लास और इंग्लिश स्पीकिंग सर्कल्स का टाइम पास लगता था। उन्हें ज्यादा खींचते थे रेडिकल्स, जो बोलते थे स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट, जो कहते थे सीधा टकराव और सीधा जवाब। इसी दौरान में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन वर्कर्स के सिविल राइट्स के लिए लड़ रहे थे। वहां इंडियन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। नेहरू जी ने भारत में बैठ के उन लोगों के लिए फंड्स जमा करने में मदद की, और उनका पहला सक्रिय कदम था अदालत से बाहर और देश के लिए, और यह बहुत खास भी था। इसीलिए उस वक्त तक नेहरू ने गांधी जी से मुलाकात भी नहीं की थी। फिर 1915 में गोखले जी का इंतकाल हो गया और मॉडरेट्स की ताकत थोड़ी कमजोर दिखने लगी। देश में एक नया मोड़ था, होम रूल लीग का। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी अपनी होम रूल लीग्स बनाई। जवाहरलाल दोनों से जुड़े थे, लेकिन ज्यादा काम किया एनी बेसेंट के साथ। वो उनकी लीग का सेक्रेटरी भी बने। जून 1917 में जब ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को अरेस्ट किया तो नेहरू सड़कों पर आ गए। कांग्रेस ने खुली चेतावनी दी, अगर रिलीज नहीं हुए तो पूरे देश में आंदोलन छिड़ जाएगा। सरकार को झुकना पड़ा। सितंबर में बेसेंट आजाद भी हो और नेहरू ने एक बड़ी सीख ली जो उनके अंदर हमेशा के लिए बैठ गई। सत्ता पर असर डालने के लिए सिर्फ अपील नहीं, प्रेशर चाहिए, आंदोलन चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार जवाहरलाल नेहरू जी की गांधी जी से मुलाकात कब हुई? वो साल था 1916 में। लखनऊ के कांग्रेस सेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी की मुलाकात होती है मोहनदास करमचंद गांधी जी से। पिताजी मोतीलाल ने बेटे से पहले ही समझा दिया था, गांधी के सत्याग्रह से दूर रहे। ये सब भावुक बातें हैं, व्यवहारिक नहीं है। बेटा सुन रहा था, लेकिन अंदर का जुनून सुनने वाला नहीं था। यह मुलाकात उस वक्त कोई बड़ा सीन नहीं लग रही थी, पर इतिहास जानता था कि एक मुलाकात ने वो बीज बोया है जिसने आने वाले सालों में पूरी देश की सोच बदल दी। फिर आया 1919, एक ऐसा दिन जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। अमृतसर का जलियांवाला बाग। बैसाखी का त्योहार, हजारों लोग इकट्ठा थे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग एक साथ इकट्ठा हुए थे और जनरल ओ डायर के ऑर्डर्स पर बिना किसी वार्निंग के गोली चलना शुरू हो गया। सिर्फ 10 मिनट, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सैकड़ों लोग मार दिए गए, हजारों घायल। देश सन्न रह गया और इस हत्याकांड ने वो काम किया जो सालों की बहस नहीं कर सकती थी। मोतीलाल नेहरू, जो ब्रिटिश लॉयर पर हमेशा भरोसा रखते थे, जो समझते थे कि सिस्टम के अंदर रखे बदलाव लाए जा सकते हैं, उनका वो पूरा भरोसा उस एक दिन टूट गया था। उन्होंने देखा जिस सिस्टम पर वो यकीन करते थे, वो सिस्टम निखट्टे लोगों पर गोली चलाता है। और उसी दिन बाप और बेटा दोनों ने एक साथ कदम रखा गांधी जी के रास्ते पर। 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया
और नेहरू को दिया गया जिम्मा यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी में आंदोलन की अगुवाई करने का। उनके अंदर एक नई ऊर्जा थी, यूथ का जोश, लोगों से सीधा जुड़ने की ताकत थी और एक ऐसा करिश्मा जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। भीड़ उन्हें सुनने आती थी, गांव गांव घूमते थे वो। जवाहरलाल नेहरू अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक चेहरा बन गया था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एंटी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया और 6 दिसंबर 1921 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट किया गया। वो जेल की कोठरी में गए और वहां से निकलने के बाद और ज्यादा डिटरमिन थे। उनकी ये सिर्फ पहली बार था, आखिरी बार नहीं। 1921 से 1945 के बीच वो कुल 8 बार जेल गए। 9 साल से ज्यादा वक्त उन्होंने जेल की 4 दीवारों के पीछे गुजारा। एक इंसान जिसने इंग्लैंड में पढ़ा, कैम्ब्रिज में डिग्री ली, लंदन में बार पास किया, वो अंधेरी कोठरियों में लेटा था और शायद उन लम्हों में सोचता था, क्या ये सब ठीक किया? 1923 में एक साल में वो 3 बड़ी जिम्मेदारियों पर एक साथ आए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट और इलाहाबाद के मेयर। लेकिन 1925 तक मेयर के पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया। रीजन सीधा था, लोकल पॉलिटिक्स उन्हें छोटी और बंधी हुई लगती थी। उन्हें नगर पालिका नहीं, राष्ट्र की लड़ाई लड़नी थी। 1926 में एक पर्सनल वजह से यूरोप जाना पड़ा। पत्नी कमला को ट्यूबरक्लोसिस था, यानी टीबी, और इलाज के लिए वो स्विट्जरलैंड जा रहे थे। लेकिन जवाहरलाल वहां बैठे नहीं रहे। ब्रसेल्स में लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। वहां नेहरू ने पहली बार सबके सामने बोल्डली कहा, भारत को डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, भारत को पूरी आजादी चाहिए। यह उस जमाने के लिए एक रेडिकल बात थी और लोगों ने सुना भी। वहां से वो सोवियत यूनियन गए, पहली बार मार्क्सिज्म को करीब से देखा। समानता का विचार, मजदूर का सम्मान और एक ऐसा समाज जहां वर्ग भीड़ ना हो, यह सब उन्हें आकर्षित करने लगा। लेकिन वो पूरी तरह एग्रीड भी नहीं थे। बाद में उन्होंने लिखा, मैं मार्क्स की आर्थिक सोच से बहुत प्रभावित था, लेकिन उनकी राजनीतिक तानाशाही के तरीकों से मैं बिल्कुल आशा नहीं था। इस सफर ने फिर भी उनकी सोच को एक पक्की दिशा दी थी। आगे चलकर उनके हर आर्थिक फैसले में एक सोशलिस्ट थिंकिंग दिखी और उस थिंकिंग के बीच यही सोवियत यूनियन यात्रा में परे थे। दिसंबर 1927 में भारत लौटे, फिर जनरल सेक्रेटरी बने और मद्रास अधिवेशन में एक बड़ा प्रपोजल लाए। कांग्रेस को अब पूरी तरह ब्रिटिश अंपायर से अलग होने का संकल्प लेना चाहिए। यह नहीं कि सुधार मांगो, पूरा नाता तोड़ो। गांधी इस प्रपोजल के पक्षधर नहीं थे। उस वक्त के लिए उन्हें लगता था भारत इतना प्रिपेयर्ड नहीं है अभी, लेकिन बहुमत नेहरू जी के साथ थी और प्रपोजल पास हो गया। पहली बार कांग्रेस ने ओपनली ब्रिटिश शासित भारत से नाता तोड़ने की बात की थी। और फिर आया था वो रात, दिसंबर 1929, लाहौर अधिवेशन। नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। 29 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के किनारे एक ओपन ग्राउंड में हजारों लोग इकट्ठे थे। रात का अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और वहां जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया। पूरी आजादी, बिना किसी लेकिन के, बिना किसी फॉरेन पावर के सिंबॉलिक रिश्ते के। उस एक पल में एक पूरे देश ने अपने आप से वादा किया कि अब वापस नहीं। 19 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। आजादी आने से पूरे 17 साल पहले गांव गांव में तिरंगा, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी सबने शपथ ली। और जवाहरलाल नेहरू अब गांधी जी के शिष्य नहीं रहे थे, वो एक बड़ी दूरी बन चुके थे। 1930 का सॉल्ट मार्च आया। गांधी चलते रहे, डांडी पहुंचने और नमक उठाया और एक पूरी ब्रिटिश अंपायर की नींव हिला दी। नेहरू ने खुद कॉन्ट्राबैंड नामक बनाया, सीधा चैलेंज, सीधा अरेस्ट। जेल जाने से पहले उन्होंने अपने पिताजी मोतीलाल को कांग्रेस प्रेसिडेंट का जिम्मा सौंपा।
क्योंकि लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए थी, चाहे बेटा बाहर हो या अंदर। लेकिन 1931 में मोतीलाल नेहरू नहीं रहे। वो बाप, वो पहला ब्रिटिश सिस्टम में बिलीव करते थे, फिर बेटे के साथ आंदोलन में खड़े हुए और चले गए। एक बड़ा सहारा था जो उठ गया था, लेकिन नेहरू रुके नहीं। शायद इसलिए नहीं रुके क्योंकि रुकना उन्हें पता ही नहीं था। ब्रिटिश सरकार इतनी डरने लगी कि 1933 में होम सेक्रेटरी ने एक इंटरनल मेमो भेजा, जिसमें क्लियरली लिखा था, जवाहरलाल नेहरू इज बाय फार द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट एट लार्ज इन इंडिया। एक इंसान जो जेल से निकल के आए हो, जो अकेले कैंपेन करे, जो मासिस को हिम्मत दे, उसे ब्रिटेन अपने लिए सबसे बड़ा डेंजर मानता था। यह एक तरह की तारीफ भी थी। फिर आया 28 फरवरी 1936 का वो दिन, स्विट्जरलैंड में पत्नी कमला नेहरू का इंतकाल हो गया। टीबी एक ऐसा दुश्मन था जिसे कोई पावर नहीं रोक सकती थी। एक पति के रूप में शायद नेहरू के अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन एक राष्ट्रवादी के रूप में वो और ज्यादा मजबूत हो गए। देश के लिए सब कुछ, यानी उनका जवाब था अपनी तकलीफ का। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में उन्होंने अकेले पूरे देश में कैंपेन किया, हजारों रैलीज, लाखों लोगों से मुलाकात, और कांग्रेस ने भारी जीत भी हासिल करी। नेहरू बार बार कहते थे, मुस्लिम्स कोई अलग नेशन नहीं है, हम सब भारतीय हैं। लेकिन कुछ साल बाद वो लाइन और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। वाइसरॉय लॉर्ड लिंगलिथगो ने बिना किसी इंडियन लीडर से पूछे भारत को ब्रिटिश साइड का वॉर पार्टनर घोषित कर दिया। नेहरू जी का गुस्सा बिल्कुल सही था। हमारी मर्जी के बिना हमें इस वॉर में धकेलना, यह क्या डेमोक्रेसी है? कांग्रेस ने दोनों शर्तें रखी, वॉर के बाद पूरी आजादी की गारंटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन। वाइसरॉय ने दोनों ठुकरा दिए। 23 अक्टूबर 1939 को नेहरू का कहने पर सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा भी दे दिया। एक बोल्ड, अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल मूव, जिसने ब्रिटिश को दिखाया कि भारत की असली पावर कहां है। फिर 8 अगस्त 1942 बॉम्बे क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ। गांधी जी ने कहा, करो या मरो। अगले ही दिन गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद सब एक साथ अरेस्ट करके अहमदनगर फोर्ट में बंद कर दिए गए। अंधेरी कोठरी, बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। 1942 से 1945 तक 3 साल, और अंदर एक कलम था और एक इंसान जिसने अंदर पूरा भारत बसता था। वही उन तीनों सालों में नेहरू ने लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक ऐसी किताब जिसने उन्होंने भारत की आत्मा को ढूंढा, उन्हें समझा, उसे लिखा। आज भी वो किताब पढ़ने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। जब 1945 में ये लोग जेल से बाहर आए, देश की सियासत बदल चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग का दबदबा बढ़ चुका था, और 1946 के इलेक्शंस के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी जिसने नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। और वो मूवमेंट था जब जवाहरलाल नेहरू अब सिर्फ गांधी के शिष्य नहीं थे, वो आजाद भारत के भावी नेता बन चुके थे। और फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ, लेकिन देश टूट गया। पार्टीशन, खून, आंसू। लाहौर भारत का नहीं रहा। लाखों लोग एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेजे जा रहे थे, कभी अपने सपने के साथ, कभी बिना घर के, अक्सर अपनी जान घुमा के। चारों तरफ कम्युनल वायलेंस था, और इस सब के बीच नेहरू रेड फोर्ट पर खड़े हुए और दिया वो अल्फाज जो आज भी रूह कांप देते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन आजादी की खुशी अभी ठीक से बसी नहीं थी कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को मार दिया। नेहरू रेडियो पर गए, होठ कांप रहे थे, आवाज रुक रुक के आ रही थी। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere.
इस एक लाइन ने पूरे देश को रुला दिया। गांधी जी के जाने के बाद नेहरू और पटेल ने मिलकर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पर बैन लगाया। 2 लाख लोगों को अरेस्ट किया ताकि देश में शांति बनी रहे। 29 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक बना और नेहरू ऑफिशियली इस रिपब्लिक के पहले प्राइम मिनिस्टर। जो हुआ अगले कुछ सालों में वो हैरान करने वाला था। 1951 से 52 के पहले जनरल इलेक्शंस में लोग रातों रात ट्रेन की छत पर बैठ के आते थे, सिर्फ नेहरू को एक बार देखने के लिए। 1957 और 1962 के इलेक्शंस भी जीते। नेहरू एक पॉलिटिकल लीडर नहीं रहे थे, वो एक फिनोमिनन थे। अब बात करते हैं उस चीज की जो नेहरू ने एक्चुअली बनाया। उनका विजन एक ऐसे मॉडर्न भारत था जहां साइंस और रीजन की ताकत रिलीजन से ज्यादा हो। उन्होंने कहा था, हेवी इंडस्ट्रीज और डैम्स यही मॉडर्न इंडिया के मंदिर हैं, और वो इस बात पर अमल भी किए। सोवियत यूनियन की मदद से भिलाई में स्टील प्लांट बनाया। वेस्ट जर्मनी की मदद से रोरकिला में, बोकारो और दुर्गापुर में एक के बाद बागरा नंगल डैम बनवाया, जो अपने जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से गिना जाता था। 1951 से 1965 के बीच भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7% तक पहुंची। देश दुनिया की 7 सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी। एम्स बनाया गया ताकि देश के बेहतरीन डॉक्टर्स भारत में ही बन सके। IITs बनाए ताकि इंजीनियरिंग और साइंस में भारत अपनी जगह ले सके। IIMs बनाए मैनेजमेंट में। NITs बनाए अक्रॉस द कंट्रीज। बच्चों के लिए फ्री प्राइमरी एजुकेशन की पॉलिसी लाई गई। फ्री दूध और मिड डे मील्स की शुरुआत की। और जो आज हम नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते हैं, वो नेहरू जी का ही जन्मदिन है। 1955-56 में हिंदू कोड बिल्स पास हुए। पहली बार महिलाओं को प्रॉपर्टी का हक भी मिला, शादी और तलाक का हक मिला, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्रिमिनलाइज भी किया गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की नींव रखी, जो आगे चलकर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का आधार बनी। इसरो की बुनियाद भी उन्हीं के जमाने में रखी गई थी। और फॉरेन पॉलिसी में, जब पूरी दुनिया कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के 2 कैंप्स में बट गई थी, तो नेहरू ने एक तीसरा रास्ता ढूंढा, नॉन अलाइड मूवमेंट का। दुनिया को दिखाया कि भारत अब किसी की बात नहीं मानने वाला है। 1961 में गोवा को मिलिट्री फोर्स से पोर्चुगल से आजाद कराया और भारत में मिला लिया। कश्मीर के मामले पर यूएन में कृष्ण मेनन ने 8 घंटे की अब तक की सबसे लंबी स्पीच दी। आज भी एक रिकॉर्ड है वो। ये सब देखो और एक बार सोच के देखो कि ये सब एक ऐसी दुनिया में हो रहा था जहां देश अभी सिर्फ 3-4 साल पहले आजाद हुआ था। कोई रेडी ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई टेम्पलेट नहीं था, सिर्फ एक इंसान और एक विजन था। लेकिन दोस्तों, कोई भी इंसान सिर्फ अचीवमेंट्स का एक बंडल नहीं होता। नेहरू की गलतियां भी थी और उन्हें समझना जरूरी है। इसलिए नहीं कि उन्हें बुरा दिखाया जाए, बल्कि इसलिए कि एक इंसान की पूरी तस्वीर सिर्फ एक रंग से नहीं बनती। सबसे बड़ा दाग 1962 का चाइना वॉर। नेहरू ने चाइना के साथ 1954 में पंचशील समझौता किया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पॉपुलर था। नेहरू ने जेन्युइनली माना था कि चाइना और भारत दोनों कॉलोनियल लेगेसी के शिकार देश हैं। दोनों मिलकर एक नया एशिया बना सकते हैं। लेकिन चाइना की नीयत कुछ और ही थी। 1962 में चाइना ने अचानक भारत पर अटैक किया और भारत बुरी तरह हारा। नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी गलत थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इग्नोर की गई। डिफेंस में इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम था। इस हार ने नेहरू को अंदर से तोड़ दिया और इस बात का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा। दूसरा बड़ा सवाल, कश्मीर। 1947 में पाकिस्तान ने कबायली हमला करवा के कश्मीर में घुसपैठियां करवाई। नेहरू ने मामला यूएन में ले जाने का फैसला भी किया, सोच के कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंसाफ करेगी। नतीजा यह हुआ कि कश्मीर एक इंटरनल मामला रहने की जगह एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन गया और वो कांटा आज भी चुभता है।
ये एक ऐसा डिसीजन था जिसमें शायद नेहरू का आइडियलिज्म और उनके प्रैग्मेटिज्म पर भारी पड़ गया। तीसरा, इकोनॉमिक मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन एग्जीक्यूशन में जो लाइसेंस राज आया वो बहुत हैवी था। हर चीज के लिए गवर्नमेंट परमिशन, हर फैक्ट्री के लिए लाइसेंस। प्राइवेट सेक्टर इतना टाइटली कंट्रोल में था कि इनोवेशन की जगह ही नहीं बची। 1950 से 1970 के बीच एवरेज ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% के आसपास रही, जिसे क्रिटिक्स ने हिंदू ग्रोथ रेट कह के डिस्क्राइब किया। चौथा, सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म का आरोप। नेहरू ने हिंदू कोड बिल्स पास करवाकर विमेंस को बड़े राइट्स दिए, ये सही था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में हाथ नहीं डाला। क्रिटिक्स कहते हैं कि यह डबल स्टैंडर्ड था। नेहरू का अपना जवाब था कि भारत में तब्दीली धीरे धीरे आनी चाहिए, फोर्स से नहीं। पर यह डिबेट आज भी जिंदा है। और पांचवा, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आजादी के बाद जो ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी गई वो बहुत ज्यादा नेहरू और गांधी जी क्रिटिक्स थे। सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन, सरदार पटेल की एक्स्ट्रॉर्डिनरी रोल, भगत सिंह की लेगेसी, ये सब उतनी प्रोमिनेंटली सेलिब्रेट नहीं की गई जितनी होनी चाहिए। ये भी एक बड़ी इंटेलेक्चुअल बहस है जो आज भी चल रही है, और ये लेकिन बहुत जरूरी है। नेहरू को जज करते वक्त एक चीज याद रखना चाहिए, वो एक ऐसी दुनिया में ये सब कर रहे थे जहां देश सिर्फ कुछ साल पहले आजाद हुआ था। पार्टीशन का जख्म ताजा था, रिसोर्सेज ना के बराबर थे। डेमोक्रेसी एक नया एक्सपेरिमेंट था। नई गलतियां होती हैं हमेशा, सीधा रास्ता कभी नहीं होता है, लेकिन जो नींव नेहरू ने दी कॉन्स्टिट्यूशन की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक बहुलवादी भारत का सपना, जो आज भी इस देश की असली बैकबोन है। 1962 की हार ने जो नेहरू को तोड़ा वो टूट कभी ठीक ही नहीं हो पाई। वो आदमी जिसने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को हिम्मत दी, 9 साल जेल में गुजारे, पूरी देश को एक नींव दी, वो 1962 के बाद एक अलग ही इंसान था। अंदर से थक गया था, सेहत गिरने लगी थी। वो कॉन्फिडेंस जो उनके भाषाओं में होती थी वो धीरे धीरे कम होती दिखने लग गई। 27 मई 1964 की सुबह नेहरू को पीठ में दर्द हुआ, बेहोश हो गए, और दोपहर 1:44 पे जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। हार्ट अटैक। पार्लियामेंट में ऐलान हुआ, द लाइट इज आउट। शांतिवन में अंतिम संस्कार हुआ और 15 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे उस वक्त, उनको आखिरी बार देखने के लिए, उन्हें विदाई देने के लिए। पूरा देश रो रहा था, और उन मॉर्नर्स में से एक थे एक युवा एमपी अटल बिहारी वाजपेयी, जो आगे चलकर खुद प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ट्रिब्यूट देते हुए कहा, यह भारत माता का सबसे प्यारा शहजादा था। 1954 में नेहरू ने अपने बारे में खुद लिखा था, अगर लोग मेरे बारे में सोचें तो बस इतना कहें कि वो आदमी था जिसने पूरे दिल और दिमाग से भारत और उसके लोगों से प्यार किया। तो मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, एक इंसान जो अमीर घर से निकला, कैम्ब्रिज में पढ़ा, लंदन में बार पास किया, लेकिन फिर भी 9 साल जेल की कोठरियों में गुजार दिए, जिसने पूरे देश को एक नींव दी, जिसने गलतियां भी करी, कभी आइडियलिज्म में, कभी जजमेंट में, और जो अंत में एक थके हुए, टूटे हुए इंसान की तरह इस दुनिया से चला गया। क्या आप उसे जज करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे? यह फैसला आपका है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस सवाल की जो नेहरू के जाने के बाद पूरे देश में गूंजा, अब देश कौन संभालेगा? वो आदमी कौन था, और क्या वो सच में तैयार था उस जिम्मेदारी के लिए? तब तक के लिए कमेंट में बताओ, नेहरू के बारे में कौन सी एक चीज आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी, वो क्या थी? और चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो आईना है जिसे हम खुद को देखते हैं।